नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला, वकील आपका में आप सभी का स्वागत है। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर एडवोकेट धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और हमारे साथ आज एडवोकेट अभिषेक भी जुड़ेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा हम जिस तरीके से कानून से रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं लोगों के मन में, उन पर हम वकील साहब से चर्चा करते हैं, वो उन सवालों के जवाब देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, अगर यदि आपके भी कानून से जुड़े कोई भी सवाल हो सकते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वकील साहब आपको जवाब देंगे। सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि भूमि अधिग्रहण पर विवाद क्यों होता है? देखिए, सामान्य तौर पर भूमि अधिग्रहण क्या है, लैंड एक्विजिशन क्या है, इसको जानना लोगों को जरूरी है। किसी भी गवर्नमेंट की जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, उसके विस्तार के लिए जो लैंड को गवर्नमेंट एक्वायर्ड करती है, उसका अधिग्रहण करती है, उस अधिग्रहण को करने के बाद उसमें स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है उसको स्थापित किया जाता है और वो आम जनता के हित के लिए योजना क्रियान्वित होती है। यहाँ पे लैंड एक्विजिशन में विवाद का प्रश्न जो आपका है बहुत ही अहम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से जब भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही कानून की परिधि में रहते हुए किया जाता है तो उसमें विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। कभी भूमि के जो मालिक हैं यानी भूमिधर हैं, उनका कहना ये होता है कि सर्किल रेट या मार्केट रेट के अकॉर्डिंग हमारी लैंड के एक्विजिशन का हमें कंपनसेशन नहीं मिला है, या जो एक्ट के प्रोविजंस हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में जो राइट दिए गए हैं लैंड ओनर्स को, उन लैंड ओनर्स के राइट जब उन्हें नहीं मिलते हैं तब विवाद का कारण। धर्मेंद्र जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और आपको सीधे तस्वीरें दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास अलवाई से बातचीत कर रहे हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुहास अलवाई से बात कर रहे हैं फोन पर। और आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने बधाई भी दी थी, ट्वीट कर सुहास अलवाई को पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है सुहास अलवाई ने, जो कि गौतम बुद्ध नगर से जिलाधिकारी हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत में कोई डीएम सिल्वर मेडल लेकर आया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुहास अलवाई से बातचीत की है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुहास अलवाई को बधाई दी है और उनसे फोन पर बातचीत की थी। वाराणसी से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त वाराणसी में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर उन्होंने जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास अलवाई से बातचीत की, जिन्होंने हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है पैरा ओलंपिक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुहास अलवाई से फोन पर बातचीत की थी, उनको शुभकामनाएं दी थी। और अभी फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनसे फोन पर बातचीत कर रहे हैं और उनको बधाई दे रहे हैं। वाराणसी से ये सीधी तस्वीरें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वाराणसी में हैं और यहां पर उन्होंने नोएडा के डीएम सुहास अलवाई को बधाई दी है। नोएडा के डीएम सुहास अलवाई को सीएम योगी ने दी बधाई। आपको बता दें कि सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर उन्हें बधाई दी थी, शुभकामनाएं व्यक्त की थी। सिल्वर मेडल जीता है, आपको बता दें कि डीएम सुहास अलवाई ने। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको वाराणसी से दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम सुहास अलवाई से फोन पर बातचीत की है और उन्हें शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुहास अलवाई से फोन पर बातचीत की थी, उनको बधाई दी थी और शुभकामनाएं व्यक्त की थी। सर, हम जिस तरीके से बात कर रहे थे भूमि अधिग्रहण को लेकर, एक्विजिशन में जब भूमिधर यानी जो मालिक है जमीन का, उसको उसके राइट नहीं मिलते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, तो वहां पर डिस्प्यूट उत्पन्न होता है। जब कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को उत्पन्न होने के बाद उसका सलूशन भी एक्ट में जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। निश्चित रूप से विवाद का कारण दो तीन तरीके से ही सिर्फ होता है कि जो लैंड ऑनर है उसको लगता है कि मेरा मार्केट रेट या सर्किल रेट पर मुझे जो कंपनसेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, इसलिए वो डिस्प्यूट रेज होता है। सेकेंड आस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर जो लैंड ऑनर है उनको ये लगता है कि आसपास जो एक्विजिशन हुआ है उस एक्विजिशन के अकॉर्डिंग वहाँ के भूमिधर को यानी जो वहाँ के लैंड ऑनर्स हैं उनको ज़्यादा कंपनसेशन मिला और हमको कम कंपनसेशन मिला है। या टाइटल के डिस्प्यूट जहाँ पर होते हैं, कभी कभी एक लैंड में कई को ऑनर्स होते हैं, उनको ऑनर्स के बीच में भी
टाइटल के क्लियरेंस ना होने की वजह से भी बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं और उन डिस्प्यूट की वजह से उनको जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए वो कॉम्पनसेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। ये इस तरह के डिस्प्यूट सामान्य तौर पर बहुत देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक लैंड एक्विजिशन में विवाद का प्रश्न है तो सामान्य तौर पर एनसीआर के आसपास की जो लैंड के एक्विजिशन हुए या और जो योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक्विजिशन हुए, उन एक्विजिशन में जो डिस्प्यूट एरेज हुए उनके बाद ही 2013 में एक्ट में अमेंडमेंट किया गया गवर्नमेंट द्वारा और उसको पारित करने के बाद अब भूमिधर को, किसान को बहुत सारे लाभ लैंड एक्विजिशन के बाद होते हैं। आवासीय दर 2 गुना यानी सर्किल रेट का 2 गुना और एग्रीकल्चर जो भूमि है उस पर 4 गुना। इसके साथ साथ जब कॉम्पनसेशन मिल जाता है तो उनको पुनर्स्थापित करने की व्यवस्था भी एक्ट में है। उनको फेयर कंपनसेशन मिले इसके लिए भी प्रोविजंस हैं। तो ऐसी स्थिति में अब डिस्प्यूट के कारण कम हो गए हैं, लेकिन डिस्प्यूट अभी भी जहाँ पर भी लैंड का एक्विजिशन होता है वहाँ पर उत्पन्न होते हैं और उनका निस्तारण या तो आपसी सहमति से होता है या माननीय न्यायालय के द्वारा होता है। जी, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर कानून से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं, वकील साहब आपको जवाब देंगे। सर, एक सवाल और आपसे कि क्या भूमि मालिक को पारदर्शिता और उचित मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है? एक्ट में जो प्रोविजन है, अमेंडमेंट 2013 में जो प्रोविजंस हैं उसमें भूमि अधिग्रहण पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न उचित मुआवजा, उस एक्ट का जो बेस है इन्हीं 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला कि अधिग्रहण हो, अधिग्रहण होने पर जो उनको उचित मुआवजा वो मिलना चाहिए, उचित मुआवजे के बाद उनका पुनर्स्थापन भी होना चाहिए। तो एक्ट में ही जब इस तरह के प्रोविजंस दे दिए गए हैं तो ऐसी स्थिति में उचित मुआवजा हर भूमिधर को मिलना उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसका संवैधानिक अधिकार है। और उसके जब भूमि की उचित कीमत उसको मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में कोई विवाद का कारण उत्पन्न नहीं होता है। और जहाँ पर दोनों पक्षों में सहमति यानी किसी भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग कोई भी योजना जिसका क्रियान्वयन होना है, जिसको स्थापित होना है, जिसके लिए लैंड को एक्वायर्ड करना है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर प्राइमा फेसाई किसान की सहमति यानी भूमिधर की सहमति का होना भी आवश्यक होता है। और जो एक्ट में प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग यदि एक सर्टेन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए सर्टेन एरिया का एक्विजिशन हो जाता है तो उसके बाद गवर्नमेंट फिर जो भी लैंड ऑनर्स हैं उनसे डिस्कशन करके, उनको संतुष्ट करके, उनको सर्किल रेट या सर्किल रेट के अलावा मार्केट रेट जो आपसी सहमति से तय होता है उसके अकॉर्डिंग कंपनसेट करते हैं। जी, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक हैं जुड़ चुके हैं, दिनेश बुलंदशहर से हैं। दिनेश, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैडम, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे खेत में से ये टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा जमीन एक्वायरमेंट की थी रेलवे लाइन के लिए मैडम, लेकिन उसमें बजट में 0.980 रखवा है और जबकि मौके पर जा रहा है 3500 मीटर रखवा। उसके लिए मैंने बहुत एप्लीकेशन दी लेकिन आज तक सही नहीं हो पा रही, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। आपकी जो लैंड है उस लैंड का कुछ पार्ट रेलवे के विस्तार के लिए अधिग्रहित किया गया। जो अवार्ड है उस अवार्ड में यदि एरिया आपका कम दर्शित है और मौके पर लैंड आपकी ज़्यादा एक्वायर्ड हो रही है तो ऐसी स्थिति में जो एक्विजिशन अथॉरिटी हैं, एडीएम लैंड एक्विजिशन, जिनके द्वारा उस लैंड को एक्वायर्ड करने के लिए नोटिफिकेशन किया गया है, तो आपको एक एप्लीकेशन लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को देनी चाहिए और वहाँ पर उनको ये बताना चाहिए कि आपके द्वारा जो अवार्ड किया गया है वो कम लैंड का किया गया है लेकिन फिजिकल एक्विजिशन आपके द्वारा ज़्यादा लैंड का किया जा रहा है जो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी वैधानिक रूप से जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्सेस लैंड को तब तक एक्वायर्ड नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस लैंड को एक्वायर्ड करने के लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन, प्रॉपर अवार्ड और मुआवजे का आदान प्रदान न कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको एक लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को लेटर लिख के देना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको जिलाधिकारी को भी इस संदर्भ से अवगत कराना चाहिए। आपको जब जिलाधिकारी को इस तथ्य से अवगत कराएंगे तो लैंड एक्विजिशन
एडीएम लैंड एक्विजिशन और जिलाधिकारी आपस में मिलके इस बात की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको कंप्लीट करके वो अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करेंगे अपने ओपिनियन। उसके बाद हो सकता है अवार्ड में कोई अमेंडमेंट होने के साथ आपकी एक्सेस लैंड को एक्वायर्ड करने का प्रोसेस किया जाए और आपको जो आपकी लैंड का मुआवजा है वो अकॉर्डिंग टू लॉ आपको प्राप्त हो सके। जी दिनेश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे साथ शिव कुमार मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं। शिव कुमार जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। प्रश्न मेरा ये है जी कि हम 3 भाई थे, 5 बहनें। जी तो उसमें जो हमारे पिताजी का मकान था, पैतृक मकान, जी 50 गज का मकान था। जी तो हमारे पिताजी मर गए और माँ भी मर गई। जी एक बहन ने उसका कब्जा कर लिया। वो कहती है कि मैंने वसीयत लिखा ली माँ से, और वसीयत दिखाती नहीं हो। अब उस मकान में से हमें बाहर निकाल कर बाहर कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? देखिए, आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस को अडॉप्ट करना है, यानी बहुत सरल कानूनी कार्रवाई को आपको स्वीकार करना है। आप न्यायालय के समक्ष उस प्रॉपर्टी को लेके एक पार्टीशन का सूट फाइल कर दीजिए। आप जब विभाजन का मुकदमा न्यायालय के समक्ष दाखिल करेंगे और उसमें पार्टी आपके भाइयों के साथ आपकी बहन भी होंगी जिन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया है या इलीगल ट्रेस पासिंग कर ली है या आपका इजेक्टमेंट कर दिया है, आपको बेदखल कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप जो केस है पार्टीशन का उसको न्यायालय के समक्ष जब फाइल करेंगे तो आपकी बहन भी उसमें पक्षकार होगी और वो जिस विल के बारे में आपको मौखिक रूप से कहती हैं उस विल को वो अपने जवाब के साथ में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। तो आपको उस डॉक्यूमेंट को जिसके आधार पर आपकी बहन कहती है कि मैं एब्सोल्यूट ऑनर हूँ, पूर्ण मालिक हूँ, वो आप जब डॉक्यूमेंट आपके सामने होगा तब आप ये तय कर पाएंगे कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या फेक डॉक्यूमेंट है। आपको एक पार्टीशन सूट फाइल करना चाहिए। उस पार्टीशन सूट में आपके अपने हिस्से के सुनिश्चयन के लिए न्यायालय से प्रार्थना करनी चाहिए। पार्टीशन सूट इसलिए फाइल करना आवश्यक है आपके लिए कि आपके अपने अपने मालिकाना हक और अधिकारों का उद्घोषणा या डिक्लेरेशन सिविल कोर्ट से ही हो सकता है। इसलिए आपको अपने मालिकाना हक के लिए वाद दाखिल करके अपनी बहन के खिलाफ कोर्ट से आदेश प्राप्त करना चाहिए। शिव कुमार जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आरिफ हमारे साथ झांसी से जुड़ चुके हैं। आरिफ, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं कानून से जुड़ा यदि आपका कोई भी सवाल हो तो। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टाइटल के विवाद का जो मुआवजा है वो किस प्रकार से देते हैं? देखिए, जो मालिकाना हक का विवाद है यानी टाइटल का डिस्प्यूट है, ये बहुत ही गंभीर विषय के रूप में है, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, वहाँ पर विकास के लिए जब लैंड को एक्वायर्ड किया जाता है तो कहीं कहीं पर प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के आपसी विवाद होते हैं। यानी टाइटल के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें जो एक्वायर्ड की गई लैंड है उसका मुआवजा किसको दिया जाए, उसका कॉम्पनसेशन किसको दिया जाए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है। अब वहाँ पे जो एक्विजिशन अथॉरिटी है उसको ये तय करना होता है कि वो जो टाइटल का विवाद है वो क्या न्यायालय के समक्ष लंबित है। यदि वो न्यायालय के समक्ष लंबित है तो ऐसी स्थिति में अथॉरिटी को ये अधिकार है कि उस मुआवजे के राशि को वो न्यायालय में ही रेफरेंस की प्रोसीडिंग करते हुए सबमिट करा दें। और जब मालिकाना हक का सुनिश्चयन हो जाए यानी टाइटल का डिक्लेरेशन हो जाए बाय द कोर्ट और बाय द एनी अदर डॉक्यूमेंट, तब जो भी टाइटल होल्डर होगा उसको वो मुआवजा मिल जाएगा, यानी वो कंपनसेशन मिल जाएगा। लेकिन जब तक टाइटल का डिसीजन नहीं होता है तब तक किसी एक को अथॉरिटी द्वारा कॉम्पनसेशन या एक्ट के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स नहीं दिए जा सकते हैं। और यदि देने का कोई डिसीजन अथॉरिटी लेती भी है तो उनको जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन शेयर होल्डर्स का जो शेयर है अकॉर्डिंग टू सक्सेशन एक्ट, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ या अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो राइट जिसका है उस राइट को या तो वो इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या किसका राइट है इसको तय करने के लिए न्यायालय के समक्ष लंबित कार्रवाई के निर्णय होने तक का इंतजार करेंगे। इस बीच में न्यायालय के समक्ष भी
एक्विजिशन की राशि को जमा किया जा सकता है, या उसको प्रिजर्व करके जो भी एक्विजिशन अथॉरिटी है वो अपने पास भी उस अमाउंट को रख सकती है। जी वकील आपका में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे कमला भाभी, आप कब से सिलाई कढ़ाई करने लगी? आपको तो घर के चूल्हा चौका से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। हाँ जीजी, जब से उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस मिली है तब से तो बड़ा आराम हो गया है। अब तो जलाए की लकड़ी ले के लिए जंगल भी ना जाए पड़ते और खाना बनाते समय आंखों में धुआं भी नहीं लगता है। चलो, फटाफट खाना बन जाता है, उसके बाद झटपट घर के सारे काम निपट जाते हैं। पता है जीजी, हम तो पहली बार ऐसी सरकार देखें जो इतना बढ़िया काम कर रही है। भाई जुग जुग जिए योगी और मोदी जी। सही बात है। देश की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना के प्रथम चरण में 1.47 करोड़ परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए गए, जिससे प्रदेश की महिलाओं को धुआं जनित बीमारियों से छुटकारा मिला और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। अब महिलाएं भी प्रदेश के विकास में बराबरी की भागीदारी निभा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा से 10 अगस्त 2021 को की गई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत प्रदेश में 20 लाख से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन एक भरे हुए सिलेंडर के साथ दिए जा रहे हैं। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। धन्यवाद मोदी जी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और यदि आपका भी कानून से जुड़ा कोई सवाल हो तो वकील साहब आपको जवाब देंगे। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अमन है। अमन, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। कि जो मेरे मालिक थे जी तो मैं उनका नौकर हूँ, जी तो वो जो है बहुत दर्द हो गया, पैरालाइज हो गया है उनको। जी तो उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति जो थी मतलब अपने अकाउंट में मुझे नॉमिनी कर दिया था जी और मेरे नाम वसीयत भी कर दी थी। अब जी उनको पैरालाइज हो गया है तो उनकी जो एफडी है तो उसका क्या प्रोसेस हो सकता है, उसको क्या ऐसा कर सकते हैं सर? आपके नाम से वसीयत करने के बाद अभी उनको पैरालिटिक अटैक हो गया, यानी वो अस्वस्थ हो गए हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? आपका प्रश्न बाद में जो शब्द थे वो शब्द आपके स्पष्ट नहीं है, कृपया बताइए। अमन, अपना प्रश्न फिर से पूछिए कि आप चाहते क्या हैं, आपको आगे क्या करना है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि मेरे जो मालिक हैं उनको पैरालाइज हो गया है, वो बोलने में और साइन करने में सक्षम नहीं रहे। जी ठीक है, और क्या हुआ है कि उन्होंने अपने अकाउंट में मुझे नॉमिनी कर रखा है, मेरे नाम वसीयत कर रखी है। जी अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं उनके अकाउंट की एफडी का कैसे उसको मतलब ब्रेक कर सकते हैं या रोक सकते हैं? एफडी को कैसे ब्रेक कर सकते कि हैं? नहीं? देखिए, आपके जो आपको वसीयत के द्वारा संपत्ति प्राप्त होनी है, वसीयत का प्रभाव किसी के निधन के बाद होता है जो वसीयतकर्ता होते हैं। तो ऐसी स्थिति में विधिक रूप से जब तक वो जीवित हैं, वो अस्वस्थ हों या उनको
पैरालिसिस हो गया है या कोई अन्य बीमारी हो, लेकिन अभी वो जीवित हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो एग्जीक्यूट की गई है विल, उस विल के अकॉर्डिंग आपको अभी मालिकाना हक नहीं मिल सकता है जब तक कि वो जीवित हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि जो एफडीआर हैं, उन एफडीआर में आप नॉमिनी हैं, नॉमिनी होते हुए क्या आप उसका अभी बेनिफिट ले सकते हैं? तो वो जो व्यक्ति जिन्होंने एफडीआर कराई है और आपको नॉमिनी बनाया है, नॉमिनी एक कस्टोडियन के रूप में होता है। आप उसकी देखभाल अभी कर सकते हैं जब तक कि वो जीवित हैं। उनके ना रहने के बाद आपको वो संपत्तियां मिल सकती हैं, लेकिन जीवन काल में आपको उनकी वो संपत्तियां उनकी सहमति से मिल सकती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आपका और भी गंभीर तब हो जाता है जब आपको आपका ये कथन है कि आपके जो मालिक हैं वो न तो बोल सकते हैं, ना हाथ पैर उनके चलते हैं, यानी कुछ लिख पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका जो एफडीआर्स हैं, उन एफडीआर्स को रिलीज़ कराने का सिंपल सा प्रोसेस ये है कि आपको बैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनको गुड फेथ और कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि हम इनके जो एफडीआर के अमाउंट है इसको ब्रेक करके इनके ट्रीटमेंट में या उनके वेलफेयर के लिए एक्सपेंस करेंगे। तो ऐसी स्थिति में डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक ऑफिसर है वहाँ पर आपको उनके, लेकिन जीवन काल में अस्वस्थ हैं तो उनके जीवन काल में उनके द्वारा निष्पादित वसीयत के जो राइट हैं वो राइट नहीं मिल सकते, वो आफ्टर द डेथ ही मिल सकते हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमन। हमारे साथ डॉक्टर राजीव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। डॉक्टर राजीव जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जी डॉक्टर राजीव जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ, मैं बताऊं मैडम? जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि सरकारी रोड के ऊपर अतिक्रमण को कैसे हटाया जा सकता है? देखिए, कोई भी सरकारी रास्ता जिस रास्ते से आम जनता का आना जाना है उसके कई प्रकार होते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, गवर्नमेंट जो रोड स्टेट हाईवेज के रूप में डेवलप करती है, तो वो स्टेट हाईवेज के डेवलपमेंट में जिन जिन अथॉरिटियों का इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या और कोई अथॉरिटी हो, इसी तरीके से नेशनल हाईवेज जो हैं उन हाईवेज के लिए एनएचएआई का जो सेट फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग उनका कंस्ट्रक्शन होता है। और कुछ इंटरलिंक रोड्स का भी जिले वाइज, जो जिले वाइज अथॉरिटीज़ हैं वो निर्माण कराती हैं। यदि हम किसी ज़िले की बात करें, उदाहरण के तौर पर लखनऊ की बात करें, तो लखनऊ में जो नगर निगम शहर के अंदर विकास करेगी या विकास प्राधिकरण जो शहर के अंदर विकास करेगी, उसमें वो अपने व्यक्तिगत रास्तों का निर्माण भी करती है। अब ऐसी स्थिति में जिन रास्तों में कोई भी अतिक्रमण हो गया है, उन अतिक्रमण को वहाँ से रिमूव करने का अधिकार अथॉरिटी को है। जैसे पीडब्ल्यूडी द्वारा अगर कोई रास्ता बनाया गया है और उस रास्ते में आम जनता को आने जाने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो आपको रिटर्न में कंप्लेंट पीडब्ल्यूडी के एक्शन या जो अथॉरिटी सर माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और कॉल करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे आपको वाराणसी ले चलते हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सर्किट हाउस में, वाराणसी के सर्किट हाउस में मौजूद हैं और यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं जहां पर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें वाराणसी से जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। इससे पहले आपको बता दें कि वाराणसी से ही सुहास अलवाई को भी फ़ोन किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उन्हें बधाई दी थी, शुभकामनाएं दी थी और अभी सर्किट हाउस में मौजूद हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सर्किट हाउस में इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी मौजूद हैं और उनके साथ बैठक कर रहे हैं।
और ये सीधी तस्वीरें हम आपको वाराणसी से दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सर्किट हाउस में मौजूद हैं और वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वकील आपका में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, चौल हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी बेटा। मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ। हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हैं कि वो मुझे आगे नहीं पढ़ा सकते, वो मेरी शादी करना चाहते हैं। तो बेटा एक बार आप अपने पेरेंट्स को स्कूल में ले आइए, उसके बाद उनसे बैठ कर के बात करते हैं। ये कहानी हमारे विद्यालय की 10वीं क्लास की छात्रा विद्या की है। विद्या हमारे स्कूल की एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। लॉकडाउन के दौरान ही जब टीचर्स बात करती थी फ़ोन पर बच्चों से, तभी ये बात निकल कर के आई कि मैडम मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरी शादी करना चाहते हैं। शादी करनी है लड़की की, बड़ी हो गई, अब पढ़ाई हो गई इसकी पूरी। आज जल्दी से जल्दी शादी कर। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब मम्मी ने बोला, और जो मेरे स्टेप फादर है उन्होंने बोला था कि मेरी शादी कर देंगे। हमने पेरेंट्स को बुलाया, हमने स्टडीज़ के बारे में बताया कि जब बच्चा इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बच्चा किसी अच्छे पद को हासिल कर सकता है। तब उसके मदर को ही लगा कि शायद मेरी बेटी भी पढ़ के कोई ऑफिसर बन सकती है। तब उन्हें लगा कि हाँ, मुझे भी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए। मैं अपनी टीचर्स का बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई टीचर्स। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लगातार जिस तरीके से आज अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, ऐसे ही शशि थरूर का नाम भी आपने सुना होगा। शशि थरूर हाल ही में बरी हुए हैं एक मामले को लेकर। वो मुकदमा क्या है, हमारे साथ एडवोकेट अभिषेक भी लगातार जुड़े हुए। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये मुकदमा आखिर क्या था और कैसे बरी हुए शशि थरूर? देखिए, ये मामला 2014 में शुरू हुआ था। इनकी वाइफ मिसेस सुनंदा पुष्कर को दिल्ली के एक जाने माने होटल के अंदर में किसी ने डेड फाइंड किया था और इनके पोस्टमार्टम के बाद पाया गया था कि इनकी बॉडी के अंदर में काफ़ी सारे जख्म थे और बहुत सारी ड्रग्स थी। पोस्टमार्टम के बाद में पहले दिल्ली पुलिस ने कोशिश करी कि 302 का मामला लगाया जाए, लेकिन वो किसके ऊपर लगाया जाएगा वो उस समय स्पष्ट नहीं हो पाया था। और साल भर के बाद में मामला CBI को ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहाँ पे उन्होंने फाइनली उनके हस्बैंड मिस्टर शशि थरूर के ऊपर में सेक्शन 498A वाइफ के साथ में बदसलूकी और सेक्शन 306 IPC अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला लगाया। लेकिन 7 साल के पीरियड के अंदर में ये कभी भी साबित नहीं हो पाया कि कॉज ऑफ डेथ के अंदर में शशि थरूर किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल थे। जहाँ तक उनके बॉडी में मिले ड्रग्स का सवाल है, ऐसा कहा गया कि वो ड्रग्स जो हैं वो लाइफ टाइम से लेती आ रही थी, इसलिए प्रूव नहीं हो सका कि उनको ज़बरदस्ती वो खिलाई गई थी। और इसके अलावा बहुत सारे विटनेसेस, जैसे उनके खुद के बेटे ने ये बोला कि उनके वाइफ के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे और उन्हें कभी भी उनको किसी भी तरीके से बदसलूकी करते नहीं देखा। अल्टीमेटली इसके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा कि वो एक टाइम बाउंड और प्रेसाइज मैनर के अंदर में इस मैटर को डील नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लैक ऑफ एविडेंस के ठहराते शशि थरूर जी को डिस्चार्ज कर दिया गया है, एक्विटेड नहीं किया गया है। जी अभिषेक, एक सवाल और है मेरा आपसे कि संविधान में जातिगत आरक्षण की क्या व्यवस्था है? जी, संविधान के अंदर में कास्ट सेंसस के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं
आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 प्रोवाइड करते हैं कि ये जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनको गवर्नमेंट के अंदर में, कॉलेजेस के अंदर और जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन मिले। उसके अलावा आर्टिकल 338, आर्टिकल 338A दोनों के दोनों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल 340 एक सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोवाइड करता है। एंड इसके अलावा प्रेसिडेंट भी आर्टिकल 342 में किसी भी कास्ट को एक दर्जा देने के लिए पावर रखते हैं। जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आजकल जातिगत जनगणना को लेकर भी बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है, आखिर क्यों? जी, इसके पीछे रीज़न सिंपल सा है कि सेंसस का साल चल रहा है और हर 10 साल में जैसे ही सेंसस शुरू होने वाला होता है इस टाइप के इश्यूज़ को रेस करा जाता है। उसके अलावा ये भी दो राय नहीं है कि मंडल कमीशन के अंदर में जो इश्यूज़ थे वो 30 ईयर्स पुराने हो चुके हैं। अब आज के तारीख में डेमोग्राफी बहुत चेंज हो चुकी है और बहुत सारे स्टेट्स ने अब 50% ऑफ रिजर्वेशन की लिमिट को भी लांघ दिया है। तो अब गवर्नमेंट को अपने बेंचमार्क्स को अपडेट करने के लिए ज़रूरत है कि हम लोग कास्ट सेंसस करें ताकि हमें एक्चुअल पॉपुलेशन के साइज़ के बारे में पता चल सके। जी, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपका कानून से जुड़ा कोई भी सवाल हो। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि आर्थिक विवाद जल्दी खत्म होने के लिए क्या तरीका है, क्या करना चाहिए? देखिए, आर्थिक विवाद कई तरीके से उत्पन्न होता है। जी, कहीं पर जो संपत्ति का विवाद है वो संपत्ति का विवाद भी आर्थिक विवाद के रूप में देखा जाता है। साथ ही साथ अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में भी बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं, माइनर और मेजर, हर तरीके के, जिनमें फाइनेंशियल डिस्प्यूट एरेज होते हैं। अब फाइनेंशियल डिस्प्यूट एरेज होने के बाद में जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट एरेज होने का जो तरीका है वो तरीका कहीं ना कहीं गंभीरता ले लेता है और गंभीरता लेने के बाद मामला न्यायालय के समक्ष आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बिंदु को बहुत ही गहनता से अवलोकित किया और अवलोकित करने के बाद ही जो फाइनेंशियल या कॉमर्शियल कोर्ट की स्थापना की, ये एक बहुत ही सपोर्टिव विंग है जो हर फाइनेंशियल डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी निस्तारित करना चाहता है। जो कॉमर्शियल कोर्ट हैं, कॉमर्शियल कोर्ट्स में चाहे वन NI एक्ट के मैटर्स हों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मैटर्स हों, या किसी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में यदि फाइनेंशियल डिस्प्यूट एरेज हो रहा है तो उसके मैटर्स हों, या रिकवरी के मैटर्स हों, या किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट का जो पालन नहीं होता है उसमें जहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज एरेज होते हैं और वहाँ पर कोई ना कोई पक्ष प्रभावित होता है, इस तरह के सारे मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए फाइनेंशियल और कॉमर्शियल कोर्ट की स्थापना की गई। और कॉमर्शियल कोर्ट में जो इस तरह के केसेस का विचारण होता है वो विचारण भी बहुत जल्दी होता है, यानी एक्सपेडिशली डिसाइड करने के लिए डायरेक्टिव्स होते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अभी इस इशू पे बहुत सारे डायरेक्टिव्स हैं जिसके अकॉर्डिंग कॉमर्शियल कोर्ट्स जो भी कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट को बहुत कम समय में निस्तारित करने के लिए कार्रवाई को आगे अग्रसारित करते हैं। उसमें पहले अगर हम दर्शकों को बताएंगे कि पहले भी बहुत सारे इस तरह के मामले होते थे, लेकिन वो सिविल नेचर में हम उन डिस्प्यूट को लेते हुए सिविल सूट फाइल करते थे और उन सिविल सूट में एक लंबा समय लगता था, या सिविल सूट में जो डिक्री होती थी उस डिक्री के एग्जीक्यूशन में भी टाइम लगता था। अभी कॉमर्शियल कोर्ट के आ जाने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। अब जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल डिस्प्यूट का निस्तारण हो रहा है। जी, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आदि अग्रवाल हैं मथुरा से। आदि, क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी आदि, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। आपकी आवाज़ थोड़ी सी जी आदि जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। ये थोड़ी सी आवाज़ की भी हल्की कर रहा हूँ मैं, उसके बाद आपसे। हाँ हेलो, मेरा नाम आदि अग्रवाल है, मैं मथुरा से हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि हम 4 भाई हैं और मेरी निजी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी एक पैतृक संपत्ति है सिद्धार्थ नगर में जी, जो मेन रोड पर अटैचमेंट है, मतलब ये है जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु में है जी। वर्तमान में यूपी का सिद्धार्थ नगर एक जिला है, उसमें मेन रोड पर मेरा जो है पैतृक संपत्ति है बगीचे से, मतलब बगीचे में हम 4 भाई हैं, तो जिसमें मेरी जमीन पर कब्जा मेरे सबसे बड़े भाई ने कर रखा है जी। मांगने तो उसने कह दिया आप बेचेंगे तो पैसा ले लेना। पैसा जो कीमत है, मार्केट कीमत 15 लाख रुपए उसकी वैल्यू है और वो मुझे 1 लाख 1.25 लाख रुपए तक दे रहे थे, मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने मेरी जमीन पर
नीम भरवा करके कब्जा पूरा कर रखा है और केवल 6 फुट जगह गैलरी छोड़ रखी है, जबकि मेरा मौके पर जो है उस समय 17 फुट करीबन जगह थी मेरी जी। तो अब समस्या इस बात की आती है कि मैंने न देने की वजह से उन्होंने अपने 2 लड़कों के नाम में वो मतलब वो हिस्सेनामा लिख दिया है, दान में जमीन लिख दी है, जबकि वो जमीन उनकी खरीदी हुई जमीन नहीं थी और वो मेरी जमीन थी, उनकी भी जमीन थी, चारों भाइयों की, और सबके हिस्से बराबर बराबर बांटे गए थे। मेरा हिस्सा फ्रंट पे आ रहा था जी। तो पूरा कब्जा करके उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। अब मुझे परेशान कर रहे हैं और कहते हैं मेरा तुम्हारा कोई विवाद नहीं, आप मेरे बेटों से बात करिए, मैंने उनके नाम जमीन लिख दी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जमीन मुझे वापस मिल पाएगी, जबकि मेरा खसरा खतौनी में नाम आज भी चल रहा है, पिताजी हमारे है नहीं है और हम सगे चारों भाई हैं, सबसे बड़े भाई ने हमारा कब्जा कर रखा है जी। और वो हिस्सेनामा लिख दिया उन्होंने। देखिए, आपकी जो पैतृक संपत्ति है उस पैतृक संपत्ति में या आपके पिता की संपत्ति में आपके भाइयों के साथ साथ आपका भी मालिकाना हक है। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है यानी तहसील के जो दस्तावेज हैं उनमें भी आपका सहमालिक के रूप में नाम दर्ज है। तो ऐसी स्थिति में आप उस भूमि में सहमालिक हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आपको आपके सहमालिक होने के बावजूद मौके पर कब्जा क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो यदि वो एग्रीकल्चर लैंड के रूप में है यानी कृषि भूमि के रूप में है या बाग है या आवासीय नहीं है, तो आप अपने हिस्सेदारी के सुनिश्चय के लिए रेवेन्यू कोड के अंतर्गत एसडीएम के समक्ष प्रार्थना पत्र देके अपने एरिया के डिमार्केशन की प्रेयर कर सकते हैं, यानी अपने एरिया के सुनिश्चय का आप प्रार्थना कर सकते हैं और उसी प्रार्थना पत्र में आप अपने भूमि का कब्जा दिलाए जाने का भी अनुरोध कर सकते हैं। तो आपको एसडीएम के समक्ष रेवेन्यू कोड के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र एफिडेविट के साथ में जो आपकी लैंड का मालिकाना हक राजस्व अभिलेखों में दर्ज है यानी इंतखाब की कॉपी और मौके पर जो रेवेन्यू मैप है उस मैप को भी एनेक्स करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो आपको रेवेन्यू मैप भी वहाँ पर एनेक्स करते हुए एप्लीकेशन एसडीएम के समक्ष देनी चाहिए, जिसमें अपने हिस्से के सुनिश्चयन, उसके सीमा के निर्धारण और वहाँ पर कब्जा दिलाए जाने, तीनों रिलीफ के साथ में अगर आप केस फाइल करते हैं तो आपको एसडीएम महोदय के समक्ष प्रस्तुत किए गए वाद के माध्यम से ये रिलीफ तुरंत प्राप्त हो सकता है। जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सरोज चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। सरोज, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। सरोज, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ जी मैडम, मैं सरोज बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। मैडम मेरी बहू के भी शादी हुई है बेटे की जी। तो अभी शादी हुई तो मेरे को मतलब मेरे बेटे को ना दबाव डाल रहे थे कि मतलब हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना प्रश्न पूरा करिए। हाँ जी मैडम, अभी भी मेरे बेटे की शादी हुई है 8-9 महीने से। तो मैं कहना चाह रही थी कि उनकी जो वाइफ है मतलब वो कह रही थी कि जो हमारा घर है जमीन उसको बेच दो, मेरे को पैसा 2-4 लाख जी। तो हमसे दिया नहीं गया मैडम जी। तो हमें बार बार टॉर्चर कर रहे थे, सारा परिवार वाले बहुत दुखी कर रहे थे हमारे को। अब उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में केस डाल दिया हमारे खिलाफ, बेटे के लिए सेक्सुअल का, हरेसमेंट का और पूरे परिवार के लिए मतलब मारते पीटते हैं अपोजिट, जो कि मैंने इतनी सेवा की थी अपनी बहू की मैडम जी। तो अब उन्होंने क्या किया, हमारे पर 5 लाख का अलग से खर्चा डाल दिया है, दोहरी किस्त में डाल दिया है, बहन के दिए 1 लाख सबको भी मुकर रही है, सब मतलब उल्टा पुल्टा अपने सितारों को ला रही है क्रिमिनल लोगों को हमारे से मारने पीटने के लिए। मैडम आज मैं पूरे 2 महीने से कमरे के अंदर बंद हूँ मैडम। अभी मैं सुसाइड की सोच रही थी, बस आपका मैंने वकील साहब का देखा, मैंने सोचा कि आपसे बात करूं। अरे नहीं सरोज जी, धैर्य रखिए और परेशान मत होइए, वकील साहब आपको इसका रास्ता जरूर बताएंगे। सरोज जी, आप सबसे पहले तो अपने आप को मजबूत करिए, क्योंकि इस तरह की जो स्थितियां हैं सामान्य तौर पर परिवारों में देखने को मिलती हैं। समस्या आपकी बहुत गंभीर है। अभी शादी आपके पुत्र के विवाह का ज़्यादा समय नहीं हुआ है और पुत्र वधू द्वारा इस तरह का विवाद आपके साथ उत्पन्न किया गया, ये एक गंभीर विषय है। अगर पुत्र वधू आपकी मायके जाके रहने लगी है तो आपको अपने बेटे की तरफ से उसको विदा करा के अपने पास रखने के लिए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बहू द्वारा आप लोगों पर दहेज की मांग और प्रताड़ना का जो केस किया गया है 498A और उसके साथ में जो प्रताड़ना के सेक्शन लगे होंगे, उन केसेस में अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर व्यू है, आप लोगों को पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंग
7 ईयर तक की जो भी पनिशमेंट के सेक्शंस हैं उनमें बिना किसी मजबूत कारण के, बिना किसी लीगल प्रोसेस के पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। तो आपको सबसे पहले तो अपने मन को मजबूत करते हुए धैर्य के साथ जो केस आपका दर्ज हुआ है उस केस में आपको प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों से मिलकर अपना बचाव प्रस्तुत करना चाहिए, यानी डिफेंस प्रेजेंट करना चाहिए आपको। उनको आप एफिडेविट के माध्यम से, आपके जो घर के लोग हों उनके विटनेस के माध्यम से, या आपके जो जानने पहचाने लोग हों उनके विटनेस के माध्यम से आपको यह प्रूफ करना चाहिए कि आपके बेटे और आप द्वारा कोई भी प्रताड़ना आपकी बहू को नहीं दी गई है। और बेटा अगर बहू मायके में रह रही है तो बेटे की तरफ से सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में आपको एक विदाई का केस सबमिट कराना चाहिए न्यायालय में, और उसमें बहुत साधारण सी भाषा में आपको बेटे को ये लिखना है कि मैं अपनी पत्नी को अपने पास रखना चाहता हूं और पति धर्म का पालन करना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में मेरे खिलाफ जो भी मुकदमे लगाए गए हैं उन मुकदमों में मेरा कहीं भी कोई रोल पहले नहीं रहा, ना ही मैंने किसी तरह की कोई प्रताड़ना की है। मैं सामान्य तौर पर अपनी पत्नी को अपने पास रखना चाहता हूं। तो सेक्शन 9 के केस लगा देने के बाद फिर जो प्रशासनिक या पुलिस के अधिकारियों के समक्ष वो शिकायत कर रही हैं या न्यायालय के समक्ष उन्होंने जो भी कार्रवाई की है उसमें आपका पक्ष मजबूत होगा और आपको विधिक रूप से संरक्षण प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं सरोज जी आपको मदद जरूर मिलेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। गोपाल हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। गोपाल, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो जी गोपाल जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैडम, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा सहखाते जारी का नंबर है, एक नंबर हम जोतते हैं, एक दूसरा पक्ष जोतता है जी। और मुझे उन लोगों ने जो है खेत को जोतने से वंचित कर रखा है, नाली पानी बंद कर रखे हैं। मैंने 145 की कार्रवाई एसडीएम महोदय के यहाँ कराई है और वो अपने खेत को बोते हैं, मेरे को नहीं बोन देते हैं। उसके बाद में लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट दे दी वहाँ पे 145 के लिए। उसके बाद में मैंने ये कहा कि भाई अगर हम नहीं खेत बोते तो ये भी नहीं बोने चाहिए, तो 146 की कार्रवाई करके कुरक कर दी जाए जमीन। तो वो मैं ये चाहता हूँ कि वो एसडीएम साहब जो है अपने पास रखे हुए हैं, आज 2 महीने हो गए, 1 साल से मेरा खेत खाली पड़ा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं करी। ऑनलाइन मैंने सीएम हेल्पलाइन पर जब शिकायत करता हूँ तो ये लिख के दे दिया जाता है कि जो है आगे तक जो है शिकायत करने का आदी है, और मैं मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी काफी परेशान हूँ। क्या मुझे यहाँ न्याय मिलेगा या हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? मैं आपसे ये जानकारी करना चाहता हूँ। देखिए, आपको माननीय उच्च न्यायालय जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। आपने एसडीएम महोदय के समक्ष जो 145 एंड 146 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स की हैं, मैं आपके फैक्ट्स को सुनने के बाद एक ओपिनियन आपको और देना चाहता हूं। यदि आपकी जो भूमि है उस भूमि पर आपका सह मालिकाना हक है तो आपने एसडीएम के समक्ष अपने लैंड के डिमार्केशन की प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं की और वहां पर आपके कब्जे को प्राप्त कराएं एसडीएम महोदय अपने आदेश से। ये कार्रवाई रेवेन्यू कोड के अंतर्गत क्यों नहीं की? आपने सीआरपीसी में जो कार्रवाई की है वो सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स तो किसी भी संपत्ति पर 2 पक्षों या उससे अधिक पक्षों के बीच में शांति व्यवस्था भंग होने की स्थितियां हो, कब्जे को लेकर डिस्प्यूट हो, कोई विवाद हो, तो वहां पर 145 और 146 की प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो आपको डायरेक्टली 145, 146 में ना जाके आपको अपनी लैंड पर डिमार्केशन यानी उसकी सीमा के निर्धारण और आपके कब्जे के लिए प्रोसेस करना चाहिए था रेवेन्यू कोड में, जो आप द्वारा नहीं किया गया। अब आपने जो कार्रवाई कर दी है उस कार्रवाई में ही आपको विधिक लाभ कैसे मिल सकता है? क्योंकि एसडीएम महोदय आपके 146 में कोई भी ऑर्डर नहीं कर रहे हैं आपके कहने के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में आप एक प्रार्थना पत्र कमिश्नर महोदय के समक्ष दीजिए और कमिश्नर महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र देके आप उसमें प्रार्थना करिए कि आपके 146 और 145 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र पर एसडीएम महोदय द्वारा इतने समय से वो ऑर्डर शीट आपको एनेक्स करनी पड़ेगी, साथ में जो 145 की ऑर्डर शीट है उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके आप एप्लीकेशन के साथ में जब कमिश्नर महोदय के समक्ष जाएंगे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अकॉर्डिंग डायरेक्शंस देते हैं, वैसे कमिश्नर महोदय को भी रेवेन्यू कोड के अंतर्गत इस तरह के विवाद को सुनने के अधिकार हैं। तो जो राजस्व संहिता उसके अंतर्गत कमिश्नर महोदय एसडीएम को
उनके पास जो मामला लंबित है उसके शीघ्र निस्तारण का डायरेक्शन दे सकते हैं। तदुपरांत आपको आपका जो प्रार्थना पत्र है उसका निस्तारण होने में सहूलियत होगी। जी गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और वकील साहब जी, आपसे और भी आगे सवाल पूछेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड-19 के स्प्रेड के बाद जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो सभी विद्यालय बंद हो गए और हम सबको ये चिंता हुई कि अब किस प्रकार से बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी। तब मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई खत्म हो गई और मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। क्लास टीचर ने बताया कि उनकी 10th क्लास की छात्रा आस्था तुगलकाबाद गांव छोड़कर नांगलोई की तरफ शिफ्ट हो गई है और उसके लिए यहाँ पर आना बिल्कुल असंभव सा है। मैं पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे वो घर छोड़ना पड़ा और हमारे पास पैसे भी नहीं थे। एक लड़की की पढ़ाई छूट जाना उसके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। सबने मिलकर उसकी मदद का फैसला किया। मेरी क्लास टीचर ने CBSE की फीस भर दी ताकि मेरी पढ़ाई ना छूटे। क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बच्चा पूरी तरह से हमसे कनेक्ट नहीं हो पाता, तो हमने उसका समाधान ढूंढने की कोशिश की। रोहिणी के एक विद्यालय में बात की डॉक्टर सुखबीर सिंह यादव जी से और उन्होंने अपने विद्यालय में उसे बैठने की अनुमति दी। साथ ही साथ उनके सभी जो टीचर्स हैं उन्होंने उस बच्चे की काफ़ी मदद की। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए और अगर एक बच्ची पढ़ जाती है तो सिर्फ वो अकेली बच्ची नहीं पढ़ती बल्कि एक पूरा परिवार पढ़ता है, वो पूरा एक समाज आगे बढ़ता है और पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। प्रयास करना और उसके बाद सफल होना ये अलग बातें हैं, लेकिन प्रयास ही अगर हम नहीं करेंगे तो हम सफल भी नहीं हो पाएंगे। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसे किसी व्यक्ति, किसी परिवार और किसी देश की तकदीर बदली जा सकती है। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार आज हम अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं वकील साहब से कि किस तरीके से भूमि अधिग्रहण के बारे में हमने जाना, हमने शशि थरूर के मामले के बारे में जाना। सर अभी जिस तरीके से भी एक कॉल आया था, अगर हम उसकी बात करें कि जो फेक केसेस होते हैं, लाइक शादी हुई उसके बाद जो वधू पक्ष की तरफ से जो फेक केसेस होते हैं उसकी वजह से कई बार लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सर मैं चाहूँगी कि एक बार आप उसको एक्सप्लेन करिए कि कैसे उससे ईजिली तरीके से हम निजात पा सकते हैं। देखिए, इस विषय वस्तु पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने गंभीरता से बहुत सारे केसेस का अवलोकन किया और उसके बाद ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इस तरह के मैटर्स हैं, मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं, उसमें जांचकर्ता को भी बहुत ही संजीदा तरीके से जांच करनी चाहिए और न्यायालय को भी सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए अगर केस में कहीं भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं अपराध के। तो इसको देखते हुए ही न्यायालय ने बहुत सारे मामलों में, पहले अगर दर्शकों को भी मालूम है और मैं बताना चाहूँगा, पहले की अगर हम स्थिति के बारे में डिस्कशन करते हैं तो पहले हस्बैंड, ससुर, सास, नंदोई सबको इन्वॉल्व कर दिया जाता था 498A के केस में और उसके बाद सबकी बेल होने में भी कोर्ट से प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कोर्ट इस तरह के मैटर्स में बेल सेम डे नहीं देती थी। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के आने के बाद हस्बैंड से लेकर फैमिली के और सारे मेंबर्स की बेल न्यायालय से आसानी से मिल जाती है अगर उनके खिलाफ कोई गंभीर अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब कुछ सॉफ्ट कॉर्नर ससुराल पक्ष के लोगों के लिए भी ऑनरेबल कोर्ट द्वारा रखा जाता है
और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि जो पत्नी और पति के बीच का विवाद है, हस्बैंड और वाइफ के बीच का डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट में कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं वो दोनों पक्ष से होती हैं या एक पक्ष से भी हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष के लिए जो ऑनरेबल कोर्ट ने प्रोसेस किया है कि 498A में केस दर्ज होते ही मीडिएशन सेंटर रेफ़र कर दिया जाता है। अब मीडिएशन सेंटर में रेफ़र करने के बाद दोनों के बीच में यदि कोई सुलह समझौते का आधार बनता है तो न्यायालय और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनका ये दायित्व होता है कि उनके बीच में वो सुलह करा दें। और बहुत सारे मामलों में अभी इस तरह के जो बहुत सारे केसेस हैं उन केसेस में सुलह समझौते हो भी जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर के पति पत्नी के बीच में विवाद होते हैं और विवाद अत्यधिक गहरे और गंभीर होते चले जाते हैं, जिनको मीडिएशन के माध्यम से ख़त्म कराया जा सकता है। साथ ही साथ हस्बैंड की तरफ से यदि कोई केस होने की संभावना है तो एंटीसिपेटिव बेल ली जा सकती है। इसके अलावा यदि पत्नी अपने मायके में रह रही है तो विदाई का मुकदमा और उसमें सारे आधार देते हुए कि हम अपनी पत्नी को अपने पास रखना चाहते हैं, मैंने कोई प्रताड़ना से संबंधित कोई भी कृत्य नहीं किया है, इन सारे कंटेंट के साथ में यदि विदाई का मुकदमा करते हैं तब भी कोर्ट कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर हस्बैंड और उनकी फैमिली के लिए रखती है। ये सारे ऐसे आधार हैं जिनसे दहेज के मामलों से या प्रताड़ना के मामलों से अपने आप को कुछ हद तक बचाया जा सकता है। जी धर्मी जी, लोक अदालत में विवाद का निपटारा आसानी से हम कैसे हो सकता है? देखिए, जो लोक अदालत है वो लोक अदालत अब राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सबका एक विज़न है कि जो भी छोटे छोटे मामले हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग लाखों केस हमारे इंडिया के कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, तो ऐसी स्थिति में उन केसेस का निस्तारण कैसे जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट सभी बहुत संजीदा हैं और सबकी तरफ से ये डायरेक्टिव्स हैं कि जो छोटे छोटे मामले हैं उनका निस्तारण जल्दी से जल्दी हो। अभी जो इस वर्ष में 11 सितंबर को जो लोक अदालत लगनी थी वो 3 अक्टूबर के लिए ट्रांसफ़र हो गई। नेशनल लोक अदालत के रूप में ये डे फिक्स है जिसमें जितने भी छोटे मैटर्स हैं, मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड मैटर्स हों, फैमिली मैटर से रिलेटेड मैटर्स हों, फाइनेंशियल मैटर्स हों या किसी भी इस तरह का डिस्प्यूट जिसमें आपसी सहमति से कोई निस्तारण हो सकता है, सिविल नेचर के मैटर्स हों, इन सारों को लोक अदालत के माध्यम से निर्णीत कराया जा सकता है। और लोक अदालत के माध्यम से निर्णीत होने पर आसानी भी होती है मुकदमों के निस्तारण की, और लाखों की संख्या में जो मुकदमे लंबित हैं उनमें से हजारों मुकदमे लोक अदालत में निस्तारित होते हैं। अगर हम पिछले वर्षों की बात करें तो हर वर्ष की लोक अदालत में या जो माह दर माह लोक अदालतें लगती हैं उनमें इस तरह के पिटी ऑफेंसेस को बहुतायत में निस्तारित किया गया है। जी धर्मेंद्र जी, आपने सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ एडवोकेट अभिषेक भी जुड़े हुए थे। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। फिलहाल वकील आपका में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।